नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। सरकारी भूमि पर अवैध मजारों के अतिक्रमण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण होगा या तो वो खुद हटा ले, नहीं तो सरकार उसको हटाएगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ समय से अवैध मजारों के खिलाफ एक अभियान चला रही है, क्योंकि उत्तराखंड के फॉरेस्ट या फिर कोई पीडब्ल्यूडी राजस्व या फिर सिंचाई की भूमि पर अवैध तरीके से मज़ारें बनाई गई है। यही वजह है कि सरकार ने अब तक 102 मज़ारों को तोड़ दिया है, जो गलत तरीके से सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके बनाई गई है। इसके अलावा वन विभाग, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं, वो इस बात की जाँच करें कि उनकी सरकारी भूमि पर इस तरीके की कितनी अवैध मज़ारें बनाई गई है। ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां पे अवैध मज़ारों को हटाया जा रहा है और साथ ही प्रशासन की तरफ से आदेश भी दिया गया है कि किस तरीके से खुद ही अवैध मज़ारों को हटा दे, वरना सरकार जो है वो एक्शन लेगी और तमाम ये अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाई जाएगी। तो तस्वीरें साफ तौर पर गवाही देती है कि एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार जो है वो सतर्क होते हुए नजर आ रही है कि सरकारी ज़मीन पर जो भी आपके मज़ार है उसको खुद हटा ले, वरना सरकार के द्वारा हटा लिए जाएंगे। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटा चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा ले। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। तो देखिए, ये अवैध अतिक्रमण जो है हटाने की कवायद लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है और ये तस्वीरें इस बात का सबूत देती हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है एक के बाद एक। और सरकार ने चेतावनी भी दे दी है कि आप या तो खुद हटा ले या हमारी तरफ से हटाया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है इस बात की गवाही देती है कि अब अवैध अतिक्रमण उत्तराखंड में नहीं होने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा है, चाहे वो अवैध मजारों के नाम पर हो या लैंड जिहाद के नाम पर हो, उसे किसी भी कीमत पर उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि है और देवभूमि में किसी भी प्रकार से इस तरह का जो विवाद यहाँ पर हो या अवैध रूप से हो, उसे सरकार के स्तर पर किसी भी तरह की कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को एक चेतावनी के रूप में यहाँ पर एक बार चेताने का काम किया जाता है कि वो स्वयं इस तरीके के अतिक्रमण हटाने का काम करें, नहीं तो सरकारी जो कार्रवाई होगी वो अपने स्तर पर होगी और फिर उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड का चाहे हल्द्वानी का क्षेत्र हो, नैनीताल का क्षेत्र हो या देहरादून का क्षेत्र हो, इन जगहों पर जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही है या अवैध मज़ारों की संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो बड़ा चिंतनीय विषय है। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का जो स्वरूप है वो तीर्थाटन पर्यटन के नाम से रूप में विश्वविख्यात है। यहाँ पर जो लोग आते हैं और तीर्थ स्थलों के लिए आते हैं, यहाँ के पर्यटक जो स्थल है उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति से समझने के लिए वो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य उस सौंदर्य को देखने के लिए लोग आते हैं। ऐसे में अगर किसी भी चीज़ से अगर उन सब चीज़ों को यहाँ पर बेदाग करने का काम किया जाता है तो सरकार के स्तर पर उन सब के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर होना सुनिश्चित होगी। वन विभाग की भूमि पर अगर अतिक्रमण होगा, लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अगर अतिक्रमण होगा या राजस्व विभाग की भूमि पर अतिक्रमण होगा तो उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई यहाँ पर जरूर की जाएगी और उसमें जो लोग लिप्त होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना तय समझा जाएगा। ये समझा जा सकता है कि असम राज्य के बाद उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पर इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर अवैध मज़ारें या लैंड जिहाद के नाम पर ज़्यादा एक व्यक्ति विशेष समुदाय को ज़्यादा प्रेफर यहाँ पर मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई होना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा और ऐसे एक चेतावनी देते हुए भी साफ तौर पर कहा गया कि अगर वो लोग स्वयं इन अवैध चीज़ों को हटाने का काम नहीं करते तो फिर सरकारी स्तर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी
जी, बात की जाए अभी तो देखिए अवैध मज़ारों के भी नाम आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो कितने राज्य में ऐसे अवैध मज़ार हैं जिनको हटा लिया गया है और जिनको हटाने का काम यानी कि प्रोसेस जो है वो लगातार जारी है? देखिए, पिछले दिनों वन विभाग ने अपनी बड़ी एक कार्रवाई यहाँ पर की थी, जिसमें अवैध मज़ारों को तोड़ने का काम विभाग के स्तर पर किया गया था। चाहे देहरादून हो या हल्द्वानी हो या उधम सिंह नगर हो, ऐसी अवैध मज़ारों को तोड़ने का काम वन विभाग की तरफ से यहाँ पर किया गया था। और अभी भी अगर विभागीय सूत्रों की माने तो 1000 से ज़्यादा ऐसी अवैध मज़ारों की सूची विभाग के पास मौजूद है, जिनके ऊपर जल्द ही त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी और उन अवैध मज़ारों को हटाने का काम यहाँ पर वन विभाग की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर वन विभाग की भूमि पर इस तरीके की अवैध मज़ारों के नाम पर यहाँ पर कब्जे होने की बात सामने आ रही है और इन सब के खिलाफ वन विभाग अपने बृहद रूप से एक एक्शन प्लान तैयार यहाँ पर करा। पिछले दिनों देहरादून में ही 26 ऐसी मज़ारों को तोड़ने का काम विभाग की तरफ से किया गया था और आने वाले लोग यानी जो और दूसरी जो मज़ारें थी उनके खिलाफ एक नोटिस देने का काम विभाग की तरफ से किया गया था, ताकि वो स्वतः ही उन अवैध मज़ारों को हटाने का काम करें। क्योंकि अगर विभागीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर उसके पीछे जो लोग होंगे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग और सरकार दोनों ही बाध्य हो जाएंगे। और इसीलिए सरकार की तरफ से पहले उन लोगों को चेतावनी के रूप में यहाँ पर नोटिस देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उन्हें सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी जा रही है कि वो स्वयं ऐसी मज़ारें या लैंड जहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको हटाने का काम करें, ताकि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड का जो शांतिपूर्ण जो माहौल है, सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो बिगड़ने ना पाए। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि उत्तराखंड को जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है उस पर किसी भी प्रकार से कोई दाग या धब्बा लगने का काम यहाँ पर इन रूपों में किया जाए, चाहे अवैध मज़ार के नाम पर हो या लैंड जिहाद के नाम पर हो। अगर उस पर किसी भी प्रकार से दाग या धब्बा लगाने का काम किया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट रूप से इन सब चीज़ों को चेतावनी देते हुए यहाँ पर कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी काम यहाँ पर राज्य भर में किया जा रहा हो तो वो लोग स्वयं अपने इन कामों से पीछे हटने का काम करें, ऐसी मज़ारों या लैंड जिहाद को हटाने का वो काम करें, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें किसी भी प्रकार से सरकार की कोई बड़ी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। अगर ऐसा यहाँ पर होता है, वो लोग ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों को करते हैं, तो फिर सरकार के स्तर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी, अगर बात की जाए तो जब से सरकार ने नोटिस जारी किया, क्या उसके बाद से हटाए गए हैं खुद अवैध अतिक्रमण उनकी तरफ से, या सरकार को ही एक्शन लेना पड़ा है? बिल्कुल, अगर सीधे तौर पर देखें तो सरकार जब जब एक्शन में आती है इस तरह की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। नोटिस के नाम पर विभाग की तरफ से देने का काम तो किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक खाना पूर्ति मात्र होती है। यानी ना तो अवैध कब्जाधारियों की तरफ से कोई अवैध कब्जा हटाने का काम यहाँ पर किया जाता है, ना ही ऐसी मज़ार कोई तोड़ने का काम उन व्यक्तियों की तरफ से किया जाता है जो एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के नाम पर उस जमीन को कब्जा करने का काम उनकी तरफ से होता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर उन लोगों के द्वारा स्वयं स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो फिर सरकार अपने स्तर पर बड़ी कार्रवाई करती है। और आने वाले दिनों में भी ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष की जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है, जो शिकायतें सरकार के पास लगातार यहाँ पर आ रही है कि अवैध मज़ारें या लैंड जिहाद के नाम पर इस तरीके के काम पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ सरकार का एक बृहद काम यहाँ पर होगा, बृहद एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार होगा और बड़ी कार्रवाई सरकार के स्तर पर की जाएगी। फिर शायद जो ऐसे लोग होंगे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सरकार के स्तर पर की जाएगी। जी, यानी कि अभी जो लोग सरकारी जमीन को अपनी जमीन समझ के जो है वहां पे अवैध कब्जा करके बैठ जाते हैं, उन लोगों की अब खैर नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो है अब एक्शन में आ गई है। जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि ऐसे लोगों को अब समझना चाहिए कि धामी सरकार का जो बुलडोजर होगा वो बुलडोजर जल्द ही उनके ऐसे अवैध निर्माणों के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा, चाहे अवैध मज़ार हो या फिर अवैध लैंड जिहाद यहाँ पर हो, जिसके नाम पर जमीन को कब्जाने का काम यहाँ पर किया जा रहा हो, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई सरकार के स्तर पर की जाएगी। सभी जिला अधिकारियों को इस प्रकार के दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए कि वो अपने अपने जनपदों में इस प्रकार की जो भी गतिविधियाँ हो रही है उन गतिविधियों को रोकने का काम करें। अगर अवैध रूप से बनाए गए तो उनको पहले समझाने का प्रयास करें ताकि वो स्वयं तो एक साफ तौर पे एक संदेश है कि जो भी अवैध कब्जा करके बैठे हैं वो घर खाली कर दीजिए, वरना सरकार खुद एक्शन में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी पहुंचे और राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी में जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अक्षय भट्ट और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
और त्यूनी अग्निकांड मामले में मौके पर पहुंचे डीआईजी फायर सेंटर के नोडल समेत 4 कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। त्यूनी के मकान में आग लगने से हुई थी 4 बच्चों की मौत। लोगों को समझाकर खुलवाया गया जाम। बता दें डीएम के साथ डीआईजी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। दिलीप सिंह कुंवर डीआईजी है। बता दें कि बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो त्यूनी के मकान में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसके बाद से तमाम लोगों के द्वारा जाम किया गया है। और उसी के साथ जानकारी दे दें कि जिन लोगों की लापरवाही थी उनको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो डीएम के साथ डीआईजी भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं। डीएम पहुंची थी सुबह निरीक्षण करने के लिए और तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को उनकी तरफ से दिए गए हैं। वही बता दें कि सीएम धामी द्वारा भी ट्वीट करके इस पर शोक व्यक्त किया गया है। तो वहीं मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, लेकिन 4 नोडल कर्मियों को सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं जब कितनी भयंकर ये आग लगी थी। इस आग से इलाके में हड़कंप मच गया और इसके बाद से एक के बाद एक वहाँ पे दमकल गाड़ी पहुंची। और बता दें कि दमकल विभाग की कुछ गाड़ियों में पानी नहीं था, जिसके बाद से ये लापरवाही निकल के सामने आई है और 4 अधिकारियों को इस मौके पे सस्पेंड कर दिया गया। सायंकाल को ट्यूनी में जो आगजनी की घटना हुई थी उसमें लापरवाही के आरोप में जो ट्यूनी में जो फायर यूनिट प्रभारी सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच जो है डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे और वो रिपोर्ट देकर के जो भी फर्दर इसमें कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी प्रत्येक डिसीज के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है और डीएम देहरादून के स्तर से भी अपने राजस्व कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अभी स्थिति सामान्य है। जो जाम लगा था जाम खुल गया है और जो इसमें जो 4 डिसीज थे जो उनका अंदर कमरे में होने बताया गया था, उसमें से 2 की डेड बॉडी रिकवर किया गया। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम के साथ साथ किया गया है। तो अन्य की जो है रिकवरी के प्रयास अभी हम लोग हमारी एसडीआरएफ, फायर सर्विस और थाना पुलिस कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अगर बात की जाए तो देखिए एक बड़ी कार्रवाई हुई है। डीआईजी ने 4 नोडल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बिल्कुल, देखिए त्यूनी मामले में पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जहां पहले ही सरकार के द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए, वहीं पुलिस मुख्यालय ने भी इसमें डीआईजी को जांच के आदेश दिए। हालांकि आज जो है डीआईजी देहरादून, एसएसपी देहरादून ने जो है इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को निलंबन करने की कार्रवाई की है। वो मौके पे पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया। तमाम जो है अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए कि व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने की जरूरत है, जिससे इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं से जो है लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि सीधे तौर पर जो देखने में आया था कि फायर सर्विस की एक बड़ी लापरवाही देखने में मिली। पानी जो है फायर सर्विस की गाड़ी में खत्म हो गया था। उसके बाद जो उत्तरकाशी तक से जो है गाड़ी पानी जो है मंगवाया गया था, जिसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया। लिहाजा तमाम सौरभ, एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है और तमाम 4 अधिकारियों को जो सस्पेंड कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और डांस की दुनिया में हरिद्वार से नई सनसनी बनकर उभरी कथक डांसर हंसवी टोंग को कौन नहीं जानता। बालाश्री नेशनल अवार्ड की विजेता रही हंसवी सोनी टीवी पर आने वाले इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में हिस्सा ले रही हैं। साथ ही हंसवी डांस इंडिया डांस सीजन 6 और डांस प्लस में भी अपने डांस से धूम मचा चुकी है। साथ ही इनकी फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। आज इंडिया वॉइस पर हंसवी हमारे साथ जुड़ी है और इंडिया वॉइस पे बहुत बहुत स्वागत है हंसवी आपका। तो डांस इंडिया डांस से बनी है पहचान। कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ हंसवी। बता दें ये डांस इंडिया डांसिंग की पहचान बनी है और हरिद्वार से उभरी है। ये डांस की दुनिया में नई सनसनी जो है उन्होंने पैदा की है और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं हंसवी टोंग की, जो कि कथक डांसर है। कितना उनको कथक पसंद है ये इनकी तस्वीरों से ही पता चल रहा है और बालाजी नेशनल अवार्ड भी रह चुकी है। डांस इंडिया डांस से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। डांस
प्लस में इन्होंने अपना हुनर दिखाया था। वहीं बता दें कि डांस की दुनिया में नई सनसनी बन चुकी है। तो वही कथक डांसर है हंसवी टोंक, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। कथक इनको बेहद पसंद है और बालाजी नेशनल अवार्डी है हंसवी टोंक। बता दें डांस इंडिया डांस से इनकी पहचान बनी है और अब किसी से भी पीछे नहीं रहने वाली है। एक और महिला जो है वो डांस की दुनिया में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हरिद्वार से ये उभरी हैं और ये तस्वीरें उनकी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कथक डांसर है हंसवी टोंक। तो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हंसवी टोंक। बहुत बहुत स्वागत है हंसवी आपका इंडिया वॉइस पर। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये डांस का पैशन जो है आपके अंदर किस तरीके से आया? क्या पहले भी घर में कोई डांस वांस करता था, कथक डांस स्पेशली? जी, मेरे अंदर जो डांस का पैशन है वो बचपन से ही था। मेरे घर में जो मेरी मदर है वो मतलब उनका पैशन था डांस, वो प्रोफेशनली डांस नहीं करती थी, तो उनके थ्रू ही जो मेरे अंदर डांस का पैशन है वो आया है। यानी कि 2-2.5 साल से जब बच्चे चलना सीख जाते थे, क्या तभी से आप डांस करना शुरू कर दी थी क्या? हाँ जी, मैंने अपने डांस की जर्नी जब मैं 3 साल की थी जब से मैंने शुरू किया है। और हम लोग पहले धामपुर में रहते थे, वहाँ पे मैंने डांस सीखा है। उसके बाद डांस सीखने के लिए ही स्पेशल मेरे मदर के साथ मैं हरिद्वार शिफ्ट हुई हूँ। मेरे फादर अभी भी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में ही जॉब करते हैं और मैंने यहाँ पर आकर मेरे गुरु श्री प्रदीप महाराज और दीपमाला शर्मा मैम है मेरी, उनसे मैंने डांस सीखा है। कथक में ही मैंने मास्टर्स किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अपने डांस के सफर के बारे में अब कुछ बताइए, हमारे साथ साझा कीजिए। जी, मेरा डांस का जो सफर है वो बहुत ही अच्छा रहा है। मेरा जो सारा क्रेडिट है मैं अपनी मदर को देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं दोनों, उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मैं अपनी मॉम के साथ हरिद्वार शिफ्ट हो जाती हूँ सिर्फ डांस सीखने के लिए, मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँ इसलिए। मेरे पापा अभी भी वहीं रहते हैं, वीकेंड में ट्रैवल करते हैं। और मेरा जो डांस जर्नी है, यहाँ पर आकर मैंने गुरु श्री प्रदीप महाराज जी से नृत्य सीखा, कथक सीखा। उनके निर्देशन में मैंने 6 साल प्रभाकर किया है और मैंने कथक में ही बालश्री अवार्ड होता है जो 16 साल तक के बच्चों को मिलता है, जो नेशनल अवार्ड होता है, ये प्रेसिडेंट अवार्ड होता है। तो मैंने नॉर्थ जोन से यह लिया है। और 2013 में मैंने स्टार प्लस पर परफॉर्म किया है एक रियलिटी शो इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार में। 2015 में मैंने जी टीवी पे परफॉर्म किया है और अभी पिछले साल 2022 में स्टार प्लस पर ही एक शो आता है डांस प्लस, उसमें परफॉर्म किया है। डांस प्लस की जर्नी आपकी कैसी रही है, हमारे साथ साझा कीजिए। वो कौन सी वो पल है जो अभी भी आपके मन में है, जिसको सोच के आज भी आपका चेहरा जो है वो खिल उठता है? डांस प्लस जो सारे रियलिटी शोज में परफॉर्म कर चुकी हूँ वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा मुझे एक पहचान मिली है। और अभी मेरा फिलहाल एक नया रियलिटी शो आने वाला है कल 8 अप्रैल से 8 बजे से रात को सोनी चैनल पर, जिसमें मैं आपको कथक नृत्य करती हुई दिखूंगी। चूंकि आप एक लड़की है और लड़कियों के लिए इस फील्ड में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहां आपको डिमोटिवेट किया गया हो कि नहीं, आपको भी खुद ये लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, ऐसा कोई इंसिडेंट? नहीं, मेरे साथ कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जहां मुझे लगा हो कि मुझे इस फील्ड में नहीं निकलना चाहिए। स्टार्टिंग से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनके सपोर्ट के द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं हमेशा, मेरे जो आसपास का सराउंडिंग रहा है, सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, शायद इसीलिए ही मैं आज इस मुकाम पर हूँ। ऐसा होता है कि जब हमारा पैशन होता है कि हमें डांस करना है या फिर पढ़ाई से अलग हटके कुछ करना है, तो हमारा पढ़ाई की तरफ ध्यान उतना नहीं रह पाता। तो आपने कैसे मैनेज किया पढ़ाई को भी और डांस को भी, दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? जी, मैंने और मुझसे पहले मेरी माता ने सोच लिया था कि मुझे डांस के फील्ड में ही आगे निकलना है। तो मैंने अपनी 12th करते ही अपना जो ग्रेजुएशन है और मास्टर्स, मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो नृत्य में ही की है। मैंने कथक में ही मास्टर्स और ग्रेजुएशन किया है।
मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई के क्षेत्र में जिन्हें जाना चाहते हैं वो तो अच्छा है ही, लेकिन ये भी बहुत सिक्योर जोन है लड़कियों के लिए और जो डांसर्स बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम मास्टर्स करते हैं उसके बाद भी हमें अच्छी जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब, एक प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है, तो ये भी उतना ही सिक्योर है। जी, कल से आपका नया एक शो स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से आप वहां पे पहुंची, किस तरीके से वो मुकाम हासिल किया। जी, मैंने हरिद्वार से वीडियो ऑडिशन दिया था, उसके बाद मैं दिल्ली गई थी ऑडिशन देने के लिए इंडिया बेस्ट डांसर का जो सोनी चैनल पर आने वाला है। उसके बाद मैं अभी मुंबई गई थी पिछले महीने, जो टीवी राउंड जो कल टेलीकास्ट होगा आपको, उसका ऑडिशन देने के लिए, और मैं उसमें सेलेक्ट हुई हूँ या नहीं वो आप कल देखिएगा सोनी चैनल पर। तो अब वो हर हफ्ते आप लोग देखते रहिए कल रात 8 बजे से। मतलब यहाँ पे भी आप एक सस्पेंस छोड़ते हुए जा रही हैं कि कल देखिएगा, है ना? आप लोग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए तो देखिए आपके आगे क्या इरादे हैं, क्या कुछ आप अपने करियर में आगे करना चाहती है, कहाँ तक अपने करियर को देखती हैं आप? जी, मैं अपना जो करियर है वो डांस में ही देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मैं बॉलीवुड में एक अच्छी कोरियोग्राफर बनूं, एक रिनॉन जिसमें मुझे लोग और अच्छे से जाने और मुझे पहचाने, और मैं अपना पूरी जो लाइफ है वो डांस को ही डिवोट करती हूँ, तो अपने आप को भी उसमें बेस्ट दिखाना चाहती हूँ। बात की जाए तो हंसवी, आप कथक डांसर है, अगर कथक की बात की जाए तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लचक, नैन जिस तरीके से आपके उठते हैं, तो उन सब चीज़ों पे आपने किस तरीके से काम किया, कितना वक्त लग गया आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के डांस करते हुए? जी, मैंने जो कथक अपने गुरुजी से सीखा है वो यहाँ पे मैंने उनसे 10 साल सीखा है, फिर मैंने इसमें ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स, तो पूरा मैं कम से कम 16-17 साल से कथक कर रही हूँ। और ये हमें हमारी लाइफ में डिसिप्लिन भी देता है, क्योंकि और डांस स्टाइल्स का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कथक में हमें एकदम प्रॉपर अपना जो आउटफिट है वो प्रॉपर रखना पड़ता है कि सूट पहनना है, बाल बंधे रहने चाहिए, वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। और इसमें हर चीज सीखने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, रियाज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक फुटवर्क और आपके जो हम अभिनय में स्टोरी टेलिंग दिखाते हैं, जैसे रामायण दिखा दी, तो उसको हम बोल के नहीं बता सकते, हमें एक्सप्रेस करके दिखाना पड़ता है, तो वो एक्सप्रेशन लोग समझ पाए कि कहाँ राम जी हैं, कहाँ सीता है, उसमें बहुत टाइम लगता है अपने अंदर उतारने में उस चीज को। जी बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल रहा होगा, लेकिन अगर बात की जाए हंसवी, तो देखिए आपने लाखों परफॉर्मेंस दी है अभी तक, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है जो आपके लिए सबसे यादगार साबित हुई है अब तक आपके जर्नी में पूरी? जी, अब तक मैंने कई परफॉर्मेंस दिए हैं, लेकिन जो मैंने बालश्री के टाइम परफॉर्म किया था, जो नेशनल अवार्ड के टाइम किया था, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है, क्योंकि हर जोन से, जो साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, सब चारों जोन से लोग आए थे और अपने अपने स्टेट को, अपने अपने जोन को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें मैं एक थी जो नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसके बाद जो मुझे अवार्ड मिला प्रेसिडेंट के थ्रू, मेरे माँ बाप के लिए और मेरे लिए, मेरे शहर के लिए, उत्तराखंड के लिए, पूरे नॉर्थ जोन के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, तो वो परफॉर्मेंस जो है मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। अच्छा, जब आपको ये परफॉर्मेंस के लिए भेजा गया तब आपके मन में था नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, अब ये मेरे लायक नहीं है, ऐसा कुछ था थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में जैसे सबको होता है? नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर नेगेटिव फील किया है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ कि, और बस ये लगता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, अच्छे से परफॉर्म करूं और लोगों का दिल जीतूं। यही आपका पॉजिटिवनेस जो है वो सामने आया है और देखिए इतने आगे इसलिए आप पहुंच पाई। अगर बात की जाए पिता की, तो पिता का बहुत अहम रोल होता है एक बेटी के पूरे जीवन में। आप के पिता आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? मेरे जो पापा हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। शायद वो सपोर्ट नहीं करते, उस टाइम डिसाइड नहीं करते कि मैं अपनी मम्मी के साथ हरिद्वार शिफ्ट हो जाती हूँ बस डांस सीखने के लिए, तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो इस पूरी जर्नी में मेरे पापा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वो अभी भी वहीं रहते हैं, हम बच्चों से दूर, अपनी वाइफ से दूर, सिर्फ वीकेंड में आते हैं, और जब आते हैं तो पूछते हैं कि कैसा चल रहा है आपका डांस, और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि अपना जो पूरा फोकस है, जैसे अभी मैं शो कर रही हूँ तो वो पूछते रहते हैं कि अपना ध्यान रखना, पूरा फोकस अपना डांस पे रखना, अच्छे से डाइट लेना, तभी अच्छे से डांस कर पाओगी।
देखिए किस तरीके से आपने पूरी जर्नी जो हमसे शेयर की, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में अभी भी खटक रहा है, क्या आगे चल के आप कब शादी करने वाली हैं? शादी अभी मेरी एज 26 इयर्स है, और जो शादी की बात है वो शायद अभी 2 साल मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मैं और अपना जो लाइफ है और डांस में देना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ उसे, और तो अभी शादी में टाइम है। अच्छा, मम्मी पापा की तरफ से कभी फोर्स किया गया है, नहीं ये सही उम्र है, आप कर लो, अब कर लो, ऐसा कुछ करके? नहीं, मेरे मम्मी पापा की साइड से कभी फोर्स नहीं किया गया है शादी को लेकर, और मैंने भी उन्हीं पर छोड़ा हुआ है कि आप ही देख लीजिएगा, लेकिन उनका है कि अभी आप अपना फोकस फिलहाल डांस पे रखिए, शादी तो कर लेंगे। आपके फैमिली में कौन कौन है? आपके भाई बहन है तो क्या वो भी डांसिंग में ही अपना करियर देख रहे हैं? मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, और मेरी एक छोटी सिस्टर है। मेरी छोटी सिस्टर प्रोफेशनली डांस नहीं करती हैं, बस ऐसे ही शौकिया करती है। वो अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBA कर रही है, उसका नाम वाध्यनी टॉप है। वो मुझे सपोर्ट करती है, पर उसे डांस नहीं आता। जी, जाते जाते एक छोटा सा संदेश जो आप इंडिया वॉइस के दर्शकों को देना चाहेंगी? जी, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सब लोग जो डरते हैं कि वो डांस के फील्ड में आगे नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं है। सब लोग जो बनना चाहते हैं बने, एक पॉजिटिव अपने अंदर वाइब रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और अपने गुरु को, अपने माता पिता को हमेशा धन्यवाद कहें। और कल से आप लोग प्लीज मेरा शो देखिए सोनी चैनल पर रात 8 बजे से, मुझे सपोर्ट कीजिए, उत्तराखंड को प्राउड फील कराइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त जो है हमारे साथ साझा करने के लिए हंसवी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।